हेलो जी, हेलो। कैसे हैं आप लोग? आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग टच करेंगे इन्फ्लेशन, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एंड एट द सेम टाइम सबसे इजी टॉपिक भी है। और भाई साहब, अगर आप यूट्यूब पे इन्फ्लेशन के ही लेक्चर ढूंढते फिर रहे हैं तो इससे आपके बारे में एक बात तो सीधी सीधी पता चलती है कि आप बंदे तो बड़े इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपने बुक अभी तक खोली ही नहीं है। क्योंकि जनाब, अगर आपने बुक खोली होती तो आपको एक चैप्टर बहुत ईजिली समझ आ ही गया होता। एंड आई कैन मेक अ गेस कि कल या परसों आपका कोई टेस्ट भी है या कोई एग्ज़ाम भी है, और आपने बुक खोली, आपने देखा ओ माय गॉड 20 पेजेस का चैप्टर, ये मैं कैसे पढ़ूंगा? इससे ठीक मैं यूट्यूब पे कोई लेक्चर देख लेता हूँ, और अगर मेरे दिमाग में कुछ घुसा तो कल कुछ ना कुछ लिख के आऊँगा। वेल, आपकी इसी मजबूरी को समझते हुए आपकी सेवा में हाजिर हैं। बिफोर वी स्टार्ट दिस लेक्चर, आई रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो एट अ स्पीड ऑफ 1.5x, क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और मैं थोड़ा धीरे भी बोलता हूँ। तो 1.5x पे प्ले करके एक तो पहली बात, आपको मेरी आवाज़ नॉर्मल स्पीड में लगेगी एंड साथ ही साथ आपका टाइम भी बचेगा। ओके, बिफोर वी डाइव डीपर इनटू द टॉपिक, मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ कि इन्फ्लेशन टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी करेंसी की वैल्यू को रिड्यूस कर देता है। एंड एज अ बैंकर आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन आपके सेविंग डिपॉजिट्स की वैल्यू को डिप्लीट कर देता है। एंड एज अ बैंकर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप जो लोन दे रहे हैं या कोई लोन ले रहे हैं, उस पे इन्फ्लेशन का क्या फर्क पड़ता है। एंड एज अ कॉर्पोरेट लीडर आपको यह पता होना चाहिए कि देखिए, ये आपका रॉ मटेरियल है, आपने इसे प्रोसेस किया और बना दिया एक फाइनल प्रोडक्ट। अब आपके रॉ मटेरियल का कुछ प्राइस है, आपकी प्रोसेस का कुछ प्राइस है, और आपके फाइनल प्रोडक्ट का कुछ प्राइस है। मान लीजिए कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज कर गए। अब यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करी, आप उसे, उस इंक्रीज को एकदम शिफ्ट नहीं कर सकते अपने फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस पे। एक एजम्पशन लेके चलिए कि मान लीजिए आजकल पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज कर गए, उसकी वजह से कोका कोला या पेप्सी कंपनी के कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एकदम इंक्रीज कर गई। अब उनकी एक जूस की बोतल की अगर प्राइस 10 रुपीज़ थी, लेट अस अज्यूम, तो वो एकदम तो अपनी जूस की बोतल का प्राइस 12 नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो इंक्रीज कर ही गई है। या मान लीजिए उनका रॉ मटेरियल कुछ इंक्रीज कर गया हो। तो देखिए, होता क्या है कि रॉ मटेरियल और फाइनल प्रोडक्ट के बीच जो एक प्रॉफिट मार्जिन थी, वो श्रिंक कर जाती है। जब वो श्रिंक कर जाती है तो आपके प्रॉफिट्स रिड्यूस हो जाते हैं। सो एज अ कॉर्पोरेट लीडर, एज एन इकोनॉमिस्ट, एज अ बैंकर, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी बनाई जाए कि हम इन्फ्लेशन के एडवर्स इफेक्ट को टैकल कर सकें, हम उसे कम्बैट कर सकें। इसलिए इन्फ्लेशन इज सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, इन्फ्लेशन की एक बड़ी ही नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी क्लियर एंड कंसाइज डेफिनेशन है। A persistent rise in journal price level is called inflation, or you can write it other way, that inflation is a persistent rise in journal price level. अब ये तो थी छोटी सी एक डेफिनेशन, पर इसे समझने के लिए एक एक वर्ड को खोल के देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात जो आपको यहाँ पर नोटिस करनी है वो है राइज। मतलब कमोडिटीज के प्राइसेस इंक्रीज कर रहे होंगे। अगर कमोडिटीज के प्राइसेस डिक्रीज कर रहे हो तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। पर यहाँ पे हम इन्फ्लेशन को ही टच कर रहे हैं, तो चलिए इन्फ्लेशन को देखते हैं। तो राइस से आप ये समझ गए कि अगर कमोडिटीज के प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। अब देखिए, 2013 टू 16 उस पीरियड में आरबीआई के गवर्नर थे, एक बहुत ही शानदार गवर्नर थे, रघुराम राजन। और प्रोफेसर रघुराम राजन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक प्रोफेसर है। अब क्योंकि वो एक प्रोफेसर है तो वो कुछ बातें बहुत अच्छी तरह से समझा पाते थे। तो वो कहते थे, अगर आप मार्केट में जाए और किसी को पूछिए कि इन्फ्लेशन है कि नहीं, तो वो कहेगा ओहो हो, मार्केट में तो भाई साहब बहुत इन्फ्लेशन है। और उन्हें पूछे कि इन्फ्लेशन कैसे है, तो वो एक एग्जांपल लेंगे कि कल मैं प्याज लेने गया और वो मुझे मिला 80 रुपीज़ का। ओ माय गॉड, कितनी इन्फ्लेशन है। तो प्रोफेसर राजन हंसा करते थे और एक सार्केज्मिक टोन में कहा करते थे कि भाई साहब, आज जो आप 80 रुपये का प्याज लेके आए हैं, 2 दिन बाद वही प्याज 30 रुपये का भी तो हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन ऐसे नहीं नोट करी जाती। तो प्रोफेसर राजन कहा करते थे कि लोगों को इन्फ्लेशन कंसीडर ही करनी नहीं आती कि कब इन्फ्लेशन है, कब इन्फ्लेशन नहीं है।
तो देखिए राइज से पहले क्या लिखा हुआ है, परसिस्टेंट, अ परसिस्टेंट राइज। तो इन्फ्लेशन ये नहीं होती कि ये मान लीजिए हमारे पास एक टाइमलाइन है कि प्याज का प्राइस आज इतना इंक्रीज कर गया, फिर इतना डिक्रीज कर गया, फिर उसी प्राइस उसी रेट पे रहा, फिर थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर थोड़ा और इंक्रीज किया, फिर कम हो गया, ऐसे ऐसे। इन्फ्लेशन को ऐसे नहीं कंसीडर किया जाता। देखिए इन्फ्लेशन क्या है, अ परसिस्टेंट राइज, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लो एंड स्टेडी राइज इन प्राइसेस। ओके, अब देखिए तीसरी बात आपको यहां पे क्या कंसीडर करनी है। तीसरी बात जो यहां पे लिखी है, जर्नल प्राइस लेवल। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपको मोहाली में एक घर खरीदना है। अब मोहाली तो पता है ना कहां पे है मोहाली में एक घर खरीदना है, तो वो घर आपको मिला 1 करोड़ रुपए का, और वहीं एक दूसरा घर था जो आपको मिला 3 करोड़ रुपए का। अब ये घर 3 करोड़ रुपए का क्यों है? देखिए डिजाइनर कह रहा है कि इट्स अ डिजाइनर हाउस, इसमें इतनी सारी कर्व्स हैं, वो कर्व वाले पैनल्स को साथ में एडजस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और आप भी ऐसे वियर्ड शौक रखते हैं कि आपको ये घर बड़ा पसंद आ रहा है, आप कह रहे ओहो हो 3 करोड़ तो ले लो आप मुझसे। और वहीं एक तीसरा घर भी मिल रहा है जो कि बॉक्स टाइप है, इट्स अ मॉडर्न हाउस, उसमें ये है वो है, और वो मिल रहा है 5 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पे ये हर एक घर का अपना अपना प्राइस है, जो कि इसकी लोकेशन, इसकी अकोमोडेशन, इसकी स्पेसिफिकेशंस को लेके अलग अलग प्राइस सेट किया गया है। तो मान लीजिए वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब आप चले हैं मोहाली में घर लेने, और आपको ये बताया जाता है कि मोहाली में जब आप घर लेने जा रहे हैं तो आपकी जेब में मिनिमम 3 करोड़ रुपीस तो होने चाहिए, मतलब इतने तो होने चाहिए। उसके बाद आपको घर थोड़ा सा कम लाइक 2.7 करोड़ रुपीस का भी मिल सकता है, या फिर थोड़ा सा महंगा 3.5 करोड़ रुपीस का भी मिल सकता है, उससे महंगा 5 करोड़ का भी मिल सकता है, उससे महंगा 12 करोड़ का भी मिल सकता है। बट लेकिन आपकी जेब में एट मिनिमम 3 करोड़ रुपीस का आप एस्टिमेट तो लेके चलिए, उससे कम उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो 3 करोड़ रुपीस का टैग है, मतलब ये जो लेवल है 3 करोड़ रुपीस, ये होता है जनरल प्राइस लेवल, मतलब वहां पे घरों के जनरली प्राइस लेवल क्या चले हुए हैं। सो आई होप आप ये समझ गए, मतलब स्पेसिफिकेशंस नहीं, जनरली वहां पे किसी कमोडिटी का क्या प्राइस चला है। जैसे आज के टाइम में अगर आपको एक अच्छी कार लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जेब में 10 लाख रुपए तो होने चाहिए। देन यू कैन गो अप एंड डाउन, आप स्विफ्ट भी ले सकते हैं और आप होंडा सिटी भी ले सकते हैं, लेकिन i20 तो 10 लाख की आती है सो what is inflation? Inflation is a persistent rise in general price level. अब 5 डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे इंफ्लेशन को कैटेगराइज किया गया है। एक एक करके उसे देखते हैं। पहला क्राइटेरिया क्या है? डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तीसरा क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और हमारे पास फोर्थ क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। स्कोप का मतलब क्या होता है कि ये इन्फ्लेशन है, ये कहाँ कहाँ अपना अफेक्ट शो करेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। अब इन्फ्लेशन होती क्या है? इन्फ्लेशन होती तो राइज इन प्राइसेस ही है, बट व्हाट हैज बीन द प्रोसेस बिहाइंड द राइज इन प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। चलिए एक एक क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्राइटेरिया आ गया हमारे पास, डिग्री ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। अब देखिए कोई भी एक इकोनॉमी है ना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और इकोनॉमिक फोर्सेस होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ काम करती हैं। उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम बना के रखा होता है। अब अगर तो मार्केट फोर्सेस इंडिपेंडेंटली आपस में काम कर रही हैं और प्राइसेस कमोडिटीज़ के धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ये नेचुरली हो रहा है और गवर्नमेंट इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर रही, तो उसे कहते हैं ओपन इन्फ्लेशन। मतलब वो पर्टिकुलर केस जहां पे कि कमोडिटीज़ के प्राइसेस इंक्रीज तो कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर रही, तो कंट्रोल नहीं करी देन इट वुड बी कॉल्ड एज, देन विल कॉल इट ओपन इन्फ्लेशन। बट लेकिन दूसरा एक केस लेके चलते हैं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन इतनी इंक्रीज कर गई तो गवर्नमेंट ने कुछ फिजिकल एज वेल एज मॉनेटरी मेजर्स लिए जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को वापस एक लेवल पे ला दिया गया। फिर वो कुछ लेवल पे इंक्रीज करी, फिर वो कम हो गई, तो अब गवर्नमेंट चाहती कि यार इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसने कुछ मेजर्स लिए, फिर वो उस लेवल पे आ गई, फिर वो इंक्रीज करने लगी। तो अगर गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के रेट पे चेक्स एंड बैलेंसेस रख रही है और साथ ही साथ मेजर्स लेती रह रही है,
तो हम इसे कहेंगे सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब उस इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखा गया है। तो अगर कंट्रोल रखा गया है देन इट वुड बी कॉल्ड एज सप्रेस्ड इन्फ्लेशन, एंड ऑन द अदर केस इट वुड बी कॉल्ड एज ओपन इन्फ्लेशन, अगर वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रख रही। अब दूसरा क्राइटेरिया देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब देखिए यहां पे हम वॉर को कंसीडर करते हैं, इसे मैं थोड़ा सा साइड में कर लेता हूं क्योंकि मुझे लिखने के लिए तो जगह बची ही नहीं जनाब। हाँ जी, अब देखिए वॉर टाइम इन्फ्लेशन क्या होती है, पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन क्या होती है, और पीस टाइम इन्फ्लेशन क्या होती है। देखिए होता क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास एक कंट्री है, इस कंट्री में लेट अस अज्यूम कि हमारे पास सिर्फ 10 kg ही वीट था और 10 लीटर ही पेट्रोल था। अब हुआ क्या, इस कंट्री में वॉर शुरू हो गई तो आर्मी चले गई यहाँ पे बॉर्डर्स पे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, आउट ऑफ 10 kg वीट 5 kg यहाँ एलोकेट कर दी फॉर आर्मी ऑपरेशंस और 5 लीटर पेट्रोल यहाँ एलोकेट कर दिया फॉर आर्मी ऑपरेशंस। इसकी वजह से हुआ क्या, देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, बॉर्डर्स पे फॉर आर्मी ऑपरेशंस अपने लिमिटेड जो स्टॉक था वीट का पेट्रोल का उसे वहाँ एलोकेट कर दिया क्योंकि इस वक्त ज़रूरत भी है। लेकिन इकोनॉमी में अब हमारे पास सिर्फ 5 kg वीट ही बचा और 5 लीटर पेट्रोल ही बचा। लेकिन इकोनॉमी में इन जनरल डिमांड कितनी रहती थी, वो तो 10 kg वीट की रहती थी और 10 लीटर पेट्रोल की रहती थी। तो अब ये जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच इम्बैलेंस आया है, मिसमैच आया है, इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेशन आ जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग एक लिमिटेड बजट को चेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। देखिए इसको अगर आपने समझना है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप डिमांड एंड सप्लाई, जो कि हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता था, उसे इसके साथ रिलेट करके पढ़ें। इस डिमांड एंड सप्लाई के बीच जो इम्बैलेंस आया है वो आया किस वजह से, क्योंकि हमने अपना आधा स्टॉक एलोकेट कर दिया आर्मी ऑपरेशंस की तरफ। तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसे कहते हैं वॉर टाइम इन्फ्लेशन। अब एक दूसरा केस लेके चलते हैं, देखिए वॉर होती क्या है, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास सेकंड पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। ओके, एक वॉर होती क्या है, अब वॉर ये तो होती नहीं कि 2 थप्पड़ मैंने आपको रख दिए और 4 आपसे खा लिए ऑब्वियसली हम एक दूसरे के घर में जाके थोड़ी तोड़ फोड़ तो करेंगे, तो जब दूसरे की तोड़ फोड़ करेंगे तो हमारी भी तोड़ फोड़ होगी तो इसी तरह हमारी कंट्री में भी ब्रिजेस टूटेंगे, बिल्डिंग्स टूटेंगी, सड़कें टूटेंगी, ये टूटेगा वो टूटेगा, तो उसकी रिकंस्ट्रक्शन फिर से करनी पड़ेगी। तो जब भी एक वॉर के बाद इन पोस्ट वॉर टाइम जब हम ब्रिजेस की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम बिल्डिंग्स की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, हम सड़कों की रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, तो रॉ मटेरियल की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, साथ ही साथ लेबरर्स की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेबरर्स के पास काम आ जाता है, उनके पास काम आ जाता है तो उनके हाथ में पैसा आ जाता है, उनके हाथ में जब पैसा आ जाता है तो अब वो खर्चेंगे तो वो दूध की, सब्जियों की, कपड़ों की, इसकी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिकंस्ट्रक्शन के अराउंड पोस्ट वॉर एरा में जब इंक्रीज कर जाती है तो उसकी वजह से हर एक कमोडिटी की डिमांड भी इंक्रीज कर जाती है, डिमांड इंक्रीज कर जाती है तो जनरल प्राइस लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं, वो इंक्रीज कर जाते हैं तो इन्फ्लेशन आ जाती है। मतलब समझिए कि इन्फ्लेशन आई क्यों, क्योंकि हमने जो पहले एक तोड़ फोड़ करी थी और जो खुद की तोड़ फोड़ हुई है अब उसे रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल, लेबर, इन सब की डिमांड इंक्रीज करी और इनके पास पैसा भी आया, इनके पास पैसा आया तो इन्होंने और डिमांड इंक्रीज करी। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी दैट वुड बी पोस्ट वॉर इन्फ्लेशन। अब पीस टाइम इन्फ्लेशन क्या होती है, देखिए जब वॉर नहीं है तब जो इन्फ्लेशन है, मतलब अब जो इन्फ्लेशन है उसे कहते हैं पीस टाइम इन्फ्लेशन। मतलब इसकी कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है, इन दोनों के अलावा जो भी इन्फ्लेशन है। थर्ड हमारे पास क्राइटेरिया है द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इकोनॉमिस्ट्स ने ये देखा कि हम एक रेट के बेसिस पे कैटेगराइज कर देते हैं, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होती है, अब मान लीजिए कि इन्फ्लेशन रेंगते रेंगते एक स्नेल की तरह चल रही है एट द रेट ऑफ 3% पर ईयर, तो हम उसे कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है, जब जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहे हैं बिटवीन 30 to
40% राइज बट ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो उसे कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन क्या है? रनिंग इन्फ्लेशन में जो रेंज रखी गई है वो है बिटवीन 80 to 100%। अब मान लीजिए कि आप आज कुछ लेने गए, वो आपको मिला 5 लाख रुपए का, और आज से 1 साल बाद उसे लेने गए और वो मिला आपको 10 लाख रुपए का, तो आप बोलेंगे हाय रे ये क्या हो रहा है तो उसे कहेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। अब हाइपर इन्फ्लेशन क्या होती है? देखिए, एनीथिंग लाइक एनी राइज बियॉन्ड 100% और अबव 100%, तो उसे कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। पर हाइपर इन्फ्लेशन का रेट से ज़्यादा आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हाइपर इन्फ्लेशन आती कब है, एकदम प्राइसेस कब इंक्रीज कर जाते हैं। ये हमेशा होता है अराउंड अनसर्टेन टाइम्स। जैसे कि मान लीजिए वॉर शुरू हो गई, अब आपको पता नहीं है कि ये वॉर कितने दिन रहेगी, कितनी तोड़फोड़ होगी, कल मेरा स्कूल खुलेगा कि नहीं, या फिर शॉपिंग मॉल्स कब तक बंद रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, एकदम जो लिमिटेड स्टॉक है उसे खरीदने चले जाएंगे। एकदम जब सब लोग उसे खरीदने चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता तो है नहीं कितने दिन और वॉर रहनी है, कितने दिन और सब कुछ बंद रहेगा, तो जो इन्फ्लेशन आती है उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। इसका एक और बहुत अच्छा केस मैं आपको देता हूं। आज से काफी साल पहले केदारनाथ में फ्लड आई थी, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। उस फ्लड की वजह से क्या हुआ था कि वहां पे जो सप्लाई चेन चैनल्स थे, मतलब वहां पे जो सड़कें थी वो सब टूट गई। वो टूट गई तो डिमांड तो मार्केट में थी, केदारनाथ में थी, लेकिन फूड की या आप बोल लीजिए कि और भी कुछ कमोडिटीज़ की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सड़कें टूट गई थी। इस वजह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ये भी सुना था कि जो आलू का परोंठा होता है, मेरा और आपका फेवरेट, दही के साथ, उसका प्राइस 300 रुपीज़ तक चला गया था। एंड आई वाज लाइक डूड। पर लेकिन ऐसा होता है, इसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि लोगों को वहां पे पता नहीं था कि अब उनके घर में अगर 20 किलो ही आटा बचा है तो वो कितने दिन और चल पाएगा, क्योंकि खाने वाले भी तो 10 लोग बैठे हैं, और सड़कें कब तक टूटी रहेंगी, ये बाढ़ अभी और कितना नुकसान करेगी। तो हाइपर इन्फ्लेशन हमेशा अनसर्टन टाइम्स के अराउंड ही होती है। देन वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, मतलब ये इन्फ्लेशन शुरू तो हो गई है, लेकिन ये कितने सेक्टर्स को अफेक्ट करेगी। मतलब बात दिल से तो निकली है लेकिन दूर तलक जाएगी, पर कितनी दूर जाएगी। तो देखिए, अगर तो इन्फ्लेशन यहां स्टार्ट हुई और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर सेक्टर को अफेक्ट कर रही है, देन वी कॉल इट सेक्टरल इन्फ्लेशन। और अगर ये पर्टिकुलर इन्फ्लेशन सभी सेक्टर्स को, या मान लीजिए 5-6 सेक्टर्स को अफेक्ट कर रही है, देन वी कॉल इट कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। तो देखिए, अगर इन्फ्लेशन का जो सोर्स है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर या 2 पर्टिकुलर सेक्टर को ही अफेक्ट कर रहा है, देन वी कॉल इट सेक्टरल इन्फ्लेशन। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर बहुत सारे सेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, देन वी कॉल इट कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ड्रॉट आ गया। ड्रॉट क्या होता है? सूखा। सूखा कब पड़ता है? जब मान लीजिए बारिश नहीं हुई या बहुत ज़्यादा मानसून आ गया, उस मानसून ने भी फसल तबाह कर दी। तो अगर प्राइसेस पल्स के इंक्रीज कर जाते हैं तो वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही अफेक्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ लेके चलते हैं, मान लीजिए पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज कर जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज कर जाएगी तो देखिए, पहले तो हमारे पास मिल्क के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, दूसरे हमारे पास वेजिटेबल्स के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, तीसरा लॉजिस्टिक्स में जो भी आता है वो सब प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसने क्या किया? 3-4 सेक्टर्स को अफेक्ट किया ना, तो इसे हम कहेंगे कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। बट ये पेट्रोल वाले केस को भी कभी कभी इकोनॉमिस्ट्स सेक्टरल इन्फ्लेशन में ही कंसीडर करते हैं, इसलिए मैं आपको इसका एक और भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये है हमारा सेंट्रल बैंक। हमारे सेंट्रल बैंक का नाम है RBI। RBI ने क्या किया कि अपने इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया। इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर दिया तो उसकी वजह से हुआ क्या कि जो हमारा लोन था वो चीपर हो गया, मतलब अब हम उसे इजीली अवेल कर सकते हैं। जब लोगों के पास इजीली लोन अवेल होने लग पड़ा, मतलब एट चीपर रेट्स आने लग पड़ा, तो अब लोग क्या करेंगे? कार खरीदेंगे। यार मैं बहुत टाइम से i20 लेना चाहता था, पर अब सोच रहा हूँ ले ही लूँ। घर खरीदेंगे। और मैं बहुत टाइम से मोहाली में घर खरीदना चाहता था, लेकिन लोन इतने एक्सपेंसिव थे, अब सस्ते हैं तो अब ले लेते हैं।
या आईफोन खरीदना चाहते हैं तो अब वो आईफोन खरीद लेंगे। तो इससे हुआ क्या, देखिए जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया ना, तो वो रियल एस्टेट में भी बूम आएगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी डिमांड इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिमांड इंक्रीज करेगी। तो वो हुआ कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन। अब देखिए इसमें आपको एक और बात बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, जब ये वाला केस होगा ना आपके पास आरबीआई वाला, कि मतलब लोन इजीली अवेलेबल होने लग पड़ा, तो वेजिटेबल्स, पल्सेस, मिल्क, कपड़े, है ना, टेक्सटाइल बोलते हैं शायद उसे, उसमें इन्फ्लेशन इसकी वजह से नहीं आती। क्योंकि देखिए यार, अब दूध का पैकेट लेने के लिए कौन लोन लेता है, हाँ, सब्जी लेने के लिए कौन लोन लेता है, तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसमें आप बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, मतलब जो एक्सपेंसिव एरियाज हैं, वहीं पे इसकी वजह से कंप्रीहेंसिव इन्फ्लेशन आती है। चलिए अब अगला देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। अब देखिए इन्फ्लेशन होती तो राइज इन प्राइसेस ही है, पर उसके पीछे प्रोसेस क्या थी। अब यहाँ पे आप देखेंगे वेज इंड्यूस्ड, प्रॉफिट इंड्यूस्ड, डेफिसिट इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड को साइड में करते हैं, सबसे पहले देखते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब हुआ क्या, अब देखिए ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, इसे बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं प्रोडक्शन, और उस प्रोडक्शन में अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिसे कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक फैक्टर हो सकता है आपका रॉ मटेरियल, एक हो सकता है उसमें टेक्नोलॉजी या कुछ पेटेंट, क्योंकि कई बार आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए एक पेटेंट भी लेना पड़ता है, या फिर एक और होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, या एक और होता है लेबर। अब यहाँ पे क्या है, लेबर को कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए एक दिन दो लेबर साथ में बैठ के बात कर रहे थे कि बाबू, और तुमको ऐसा नहीं लगता कि ससुरा हमार दिहाड़ी थोड़ा कम है? लगता तो है। का हुआ कि कल हमार बिटवा हमको बोला, ई बापू हमको ससुरा सोनी का नॉइस कैंसलेशन वाला हेडफोन लेना है। अच्छा, तो अब तुम ही बताओ, अब हम ससुरा इतनी कम दिहाड़ी पे कैसा अपना बिटवा को 30,000 का नॉइस कैंसलेशन वाला हेडफोन लेके दे सकेंगे? हाँ, हम भी सोच रहे हैं कि कब तक आईफोन 10 पे ही बैठे रहें। अब तो आईफोन 13 को भी आए 1 साल हो गया, और तुमको ये नहीं लगता कि हमारी दिहाड़ी थोड़ा कम है? दिहाड़ी कम है? हाँ कम है। हाँ कम तो है, तो क्या करे, स्ट्राइक बोल दे का? बोल देते हैं, पहले वो सतिंदर जी को तो पूछ लें। सतिंदर जी, हाँ जी वीरे की गल होगी? हमको स्ट्राइक बोल ली है। बोल देंगे, कल ही बोल देंगे। तो होगा क्या, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में लेबरर्स स्ट्राइक बोल देंगे। स्ट्राइक बोलने से वहां पे उनकी डिमांड क्या होगी कि हमारी वेजेस इंक्रीज कीजिए। वेजेस जब इंक्रीज होगी तो क्योंकि एक फैक्टर में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर गई, तो वही इंक्रीज आपके फाइनल प्रोडक्ट पे भी होगा। अब ये तो एक बहुत ही पर्टिकुलर केस हो सकता है कि जैसे मान लीजिए मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में या टाटा की फैक्ट्री में लेबरर्स ने ऐसी स्ट्राइक ली और उन्होंने अपनी वेजेस इंक्रीज कर ली। इसे हम फिर भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं बोल सकते वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन का। तो मैं एक बहुत एक्यूरेट एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। मान लीजिए गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी के साथ आती है कि वो कहते हैं देखिए पहले आप जो वेज दे रहे थे $10 पर आवर, अब आपको मिनिमम वेज रेट $13 पर आवर देनी पड़ेगी। एक्चुअली में फॉरेन कंट्रीज़ में इससे भी ज़्यादा है, $15 पर आवर, $16 पर आवर, $18 पर आवर भी है। जैसे आई गेस न्यूयॉर्क में $18 पर आवर है, पर आप यहाँ पे केस लेके चलिए। तो जब गवर्नमेंट ने ही $13 मतलब $3 पर आवर इंक्रीज कर दिया, तो अब सभी इंडस्ट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक फैक्टर तो इंक्रीज हो गया, तो वहाँ पे सभी सेक्टर्स में फाइनल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर केस को बोलते हैं वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब दूसरा देखिए प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब फेसबुक, अमेजॉन, जियो, इन तरह की जो कंपनीज होती हैं ये प्रॉफिट के मार्जिन पे चलती हैं। अब मान लीजिए जियो जब शुरू शुरू में आया था तो उनके एक पैक का प्राइस था ₹500। आई गेस स्टार्टिंग में तो 300 के राउंड था, बट हेयर आई एम जस्ट मेकिंग अ केस, हाइपोथेटिकल केस। तो एज्यूम करते कि ₹500। फिर उन्होंने कुछ टाइम में क्या किया, उसे इंक्रीज कर दिया ₹600 में, देन उन्होंने इंक्रीज कर दिया ₹700 में। तो देखिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन तो 500 में ऑलरेडी कवर हो ही रही थी। तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहे हैं।
तो जब सब कंपनीज अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने लग पड़ी, मतलब उनकी डिमांड भी नहीं इंक्रीज हुई है मार्केट में, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज नहीं हुई है, या कॉस्ट ऑफ कोई ऑपरेशन भी इंक्रीज नहीं हुई है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो सिर्फ अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन की वजह से जो इन्फ्लेशन आती है उसे कहते हैं प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब जो थर्ड हमारे पास केस है वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट केस है, इसे कहते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। ये कहाँ आती है? देखिए, ये एक गांव है, इस गांव में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आई और उन्होंने कहा, अरे यार कब से तुम बेरोजगार बैठे रहोगे, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे लोगों को काम दिलाने के लिए वहाँ पे ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी। वहाँ पे कुल कुल एक चीज़ होती है, मतलब 1 फीट चौड़ी नहर होती है जो कि अलग अलग खेतों को पानी देने के लिए बनाई दे जाती है। अब मान लीजिए उन्होंने वहाँ पे कुल बनाने का एक प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें बजट है 5 करोड़ रुपीज़। 5 करोड़ रुपीज़ में मान लीजिए कि 50 लाख तो लेबरर्स का ही बजट है। तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी। अब जब पूरे गांव में मान लीजिए कि 100, 150, 200 लोगों के पास 50 लाख रुपए आ गए, उनको कुछ वेजेस मिली, तो अब ये जो 50 लाख रुपए हैं ये उस गांव की इकोनॉमी में उतर गए हैं, लोगों के पास पैसा आ गया। तो वहाँ पे दूध की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे सब्जियों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, वहाँ पे कपड़ों की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और जब ये इंक्रीज आएगा तो वहाँ पे दूध का रेट इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे सब्जियों का रेट इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे कपड़ों का रेट इंक्रीज हो जाएगा। तो वो जो इंक्रीज हुआ डिमांड की वजह से, क्यों? क्योंकि लोगों के पास आ गया पैसा। और लोगों के पास पैसा कैसे आया? क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिली। और एम्प्लॉयमेंट कैसे मिली? गवर्नमेंट की कुछ स्पेंडिंग्स के थ्रू। तो इसे कहते हैं डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है। देखिए, प्राइसेस तो इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर रही, वो उसी लेवल पे है। अब ऐसा होता क्यों है? अब इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ये इसमें इतना खास क्या है। देखिए, जब आप कोई चीज़ 10 रुपए की बेच रहे थे, उस पर आपको मान लीजिए आपकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ 8 रुपये ही थी, 8 रुपये ही थी, जिसको कहते हैं शायद फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सिर्फ 8 रुपये ही थी। तो उस पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? सिर्फ 2 रुपये का। अब मान लीजिए मार्केट में एकदम उस प्रोडक्ट की, उस कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई और लोग कह रहे हैं कि अरे हम तो आपको 20 रुपीज़ पे दे देंगे, आप बस हमें ये और प्रोड्यूस करके दे दीजिए। तो अब आप उसे 20 रुपीज़ पे भी बेच सकते हैं, लेकिन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो सिर्फ 8 रुपीज़ ही थी। मतलब अब आप उस पर प्रॉफिट ले सकते हैं 12 रुपीज़ का, बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज्ड डिमांड। तो जब आपके पास, आपको पता है कि अब 12 रुपीज़ का प्रॉफिट आ रहा है, तो आप क्यों नहीं और प्रोड्यूस करेंगे? भाई मैं तो और छापूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लूँगा। तो वो प्रोडक्शन क्यों नहीं इंक्रीज हो रही? इसे आप समझिए। देखिए, जैसे जब कोविड हिट किया था ना, तो 2019 और 20 में सैनिटाइजर्स की डिमांड बिल्कुल इंक्रीज कर गई थी एंड पीपल वर रेडी टू पे एनी हायर प्राइसेस। तो हुआ क्या? लेकिन जो वहाँ पे इंडिया में फैक्ट्रीज थी सैनिटाइजर्स की, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लिमिटेड ही थी ना। तो आप चाहे उसके लिए 100 रुपये दें, आप उसके लिए 150 रुपये दें, पर वो प्रोड्यूस तो एक दिन में 10 लाख बोतल ही कर सकते हैं। तो ये आप समझिए कि क्योंकि प्रोडक्शन की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, इसलिए प्राइसेस तो इंक्रीज करते जाते हैं लेकिन प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करती। तो ये पर्टिकुलर जो सारा केस है इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन, और उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। Now let's look at the theories of inflation. बहुत ही सिंपल सी 2 थ्योरीज हैं। देखिए, अगर आपकी इन्फ्लेशन आ रही है मार्केट में इंक्रीज्ड डिमांड की वजह से, मतलब अगर चंगू मंगू पप्पू और चप्पू के पास आ गए हैं खूब सारे पैसे और अब हो गया उनका दिमाग खराब और वो बोल रहे हैं पैसा आया है तो इसे लुटाएंगे भी, तो उन्होंने किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज कर दी है, तो उसे कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब जब लोगों के पास पैसा आ गया और फिर उनकी जो परचेजिंग पावर इंक्रीज करी, उसकी वजह से जो उन्होंने डिमांड इंक्रीज कर दी, उसे कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसमें आप एक केस ये भी ले सकते हैं जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि एक गांव में लोगों के पास
काम आ गया तो उनके पास पैसा आ गया, तो दूध, सब्जियां, कपड़ों, उनकी है ना डिमांड बढ़ गई। अब दूसरा हमारे पास आ जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो हमारे पास अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से किसी एक फैक्टर, मान लीजिए कि रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज कर गया, तो उसकी वजह से जो फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करता है उसे कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। या मान लीजिए कि लेबरर्स की वेज बढ़ गई, उसकी वजह से फिर एक प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज हो गया, तो कॉस्ट पुश, मतलब आप ये देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई भी फैक्टर का अगर प्राइस इंक्रीज करता है तो उसे हम कहेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब मोस्टली अगर आप इकोनॉमिक्स में हिस्टोरिकल डाटा देखेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही सबसे ज़्यादा होती है। जैसे आजकल बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, तो बिटकॉइन के भाव बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। या सैनिटाइजर्स के पीछे जैसे डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो सैनिटाइजर्स के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। बट आप एक और केस ये भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल के प्राइसेस भी आजकल बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज हो रही है। तो रिसेंट डेज में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन ज़्यादा काम कर रही है। अब रिसेंट डेज क्या है? आजकल मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2022 के अराउंड, तो आजकल इन रिसेंट डेज में। अब चलिए देखते हैं व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। दो तरह के कॉजेज हमने कैटेगराइज किए हैं, डिमांड साइड कॉजेज एंड सप्लाई साइड कॉजेज। डिमांड साइड में मतलब पप्पू चप्पू टिंगू मिंगू, और सप्लाई साइड में लेबरर्स, कॉस्ट ऑफ कोई भी मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डिमांड साइड कॉजेज। पहला तो हमारे पास आ गया, इसे ये है डिमांड साइड। पहला तो हमारे पास यहाँ पे आ गया डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए वही केस जो मैंने गांव में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला लिया था, कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गई, उन्होंने वहाँ पे लेबरर्स को काम दिया, लेबरर्स के पास काम आ गया, उनके पास पैसा आ गया, तो उन्होंने हर एक चीज़ का डिमांड इंक्रीज कर दी। डिमांड इंक्रीज हो गई तो प्राइसेस इंक्रीज हो गए, दूध के, सब्जी के, इसके, उसके। देन वी हैव चीप मॉनेटरी पॉलिसी। आई गेस मैंने ये एग्जांपल अभी पहले भी लिया था कि आरबीआई ने, कोई भी सेंट्रल बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा इजीली अवेलेबल हो गया, तो उन्होंने रियल एस्टेट में डिमांड इंक्रीज कर दी, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल्स में डिमांड इंक्रीज कर दी, तो एक इन्फ्लेशन आ गई। पर ये इन्फ्लेशन का कॉज क्या था? कि मार्केट में सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिए। जब भी गवर्नमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, तो उसे कहा जाता है चीप मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाई? बिकॉज नाउ इट्स चीपर टू अवेल अ लोन। देन वी हैव रिडक्शन इन टैक्सेस। अब देखिए, वैसे तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ने कमोडिटीज पे टैक्सेस रिड्यूस कर दिए ताकि उनकी डिमांड इंक्रीज हो जाए। पर मैं आपको इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ पाएं। इनकम टैक्स पे जब रिडक्शन हुई, तो पहले आपकी सैलरी थी 1 लाख रुपीज और उस पर आप टैक्स देते थे 30,000। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा चलिए आपको माफ़ किया गया, अब आप सिर्फ 10,000 ही टैक्स पे करें। तो ये जो 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपके हाथ में आए, ये टिकने तो वाले नहीं है, ये मार्केट में जाएंगे और धमाल मचाएंगे। और एट एन एग्रीगेट लेवल आप इसे देखें कि जब इकोनॉमी में सभी लोगों के पास 20,000 बच रहे हैं, तो मार्केट में एकदम डिमांड का बूम आएगा, तो इन्फ्लेशन आएगी। तो इसे कहते हैं इन्फ्लेशन ड्यू टू रिडक्शन इन टैक्सेस। देन वी हैव इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसे समझने के लिए आप केस ले सकते हैं इंक्रीज्ड परचेजिंग पावर। देखिए, आज से कुछ साल पहले की बात है कि मेरे फादर मुझे बता रहे थे कि आज से बहुत साल पहले की बात है कि उनकी सैलरी होती थी 8,000 रुपीज़ पर मंथ। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपना सैलरी शेड्यूल को रिवाइज किया और उनकी सैलरी हो गई 25,000 पर मंथ। अब पिछले महीने उन्हें मिली 8,000 और नेक्स्ट मंथ उन्हें मिली 25,000। एकदम उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर गई। फिर उन्होंने बताया कि फिर मैंने ली
वॉशिंग मशीन, फिर मैंने लिया रेफ्रिजरेटर, फिर मैंने लिया कूलर, और एक ही साल में मैंने कार भी खरीद ली। तो देखिए ये जो एकदम इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई, उसकी वजह से डिमांड इंक्रीज हुई कि लोगों ने फ्रिज भी ले लिया, वॉशिंग मशीन भी ले ली, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। तो ये जो परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई, इसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी में, उसे आप ये फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। देन वी हैव द सप्लाई साइड कॉजेज। लेस प्रोडक्शन, ऑब्वियसली मार्केट में डिमांड इतनी है और आप प्रोड्यूस सिर्फ इतना ही कर पा रहे हैं, देन देयर विल बी अ राइज इन प्राइसेस बिकॉज ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई इम्बैलेंस। देन वी हैव केस ऑफ आर्टिफिशियल स्कैरिसिटी। अब देखिए ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है। मान लीजिए इतने सारे लोग हैं और आपके पास एक इतना बड़ा स्टॉक है आलू का, आलू आलू ले लो आलू, और आपको ये लग रहा है कि आपको आलू पे रेट अच्छा नहीं मिल रहा, मतलब अभी 10 kg, मतलब 10 रुपीज़ पर केजी प्राइस चल रहा है और आप इस पे खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि 15 kg मिले, लेकिन लोग कह रहे हैं ना 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 ना, हम तो 10 किलो ही देंगे, 10 रुपये ही देंगे 1 किलो पे। तो आप क्या करेंगे, उस स्टॉक को होल्ड कर लेंगे, उसकी होर्डिंग कर लेंगे, मतलब आप बेचेंगे नहीं मार्केट में, बेचेंगे नहीं। तो एक तरह से ऐसा शो होगा कि डिमांड तो इतनी है लेकिन सप्लाई सिर्फ इतनी है। तो उस इम्बैलेंस की वजह से लोग कहेंगे ठीक है 15 रुपये भाई साहब, आप बस कहीं से आलू ले आए। तो जब लोग 15 रुपये पे खरीदने को तैयार हो जाएंगे तब आप अपना स्टॉक रिलीज करेंगे। तो ये जो आपने होर्डिंग कर ली, उसकी वजह से जो आपने आर्टिफिशियल स्केरिसिटी मार्केट में प्रोड्यूस करी, वो होता है आर्टिफिशियल स्केरिसिटी वाला इन्फ्लेशन। देन वी हैव लैक ऑफ रॉ मटेरियल, ओह सॉरी, उससे पहले है नेचुरल कैलेमिटीज। इसमें जैसे मैंने केदारनाथ वाला केस लिया था, जहाँ पे हमारे सप्लाई चेन में जो चैनल्स हैं वो ही डिस्टर्ब हो गए हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आई थी, वो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। देन वी हैव लैक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखिए हमारी कार में एक स्मार्ट बोर्ड होता है जिसमें कि स्मार्ट चिप्स होती हैं जो कि सेमीकंडक्टर्स की बनी होती हैं। तो आपने सुना होगा कि रिसेंटली कार्स में जो वो स्मार्ट बोर्ड होता है उसमें जो स्मार्ट चिप्स होती हैं, उन चिप्स के लिए जो सेमीकंडक्टर होता है उसकी काफ़ी शॉर्टेज हो गई है। उसकी क्योंकि शॉर्टेज हो गई है इसलिए उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन आ गई है, बट लेकिन इट्स अ वेरी नीश इन्फ्लेशन। देन वी हैव टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। देखिए अगर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी को इंक्रीज कर देती है या प्रोडक्शन में जितने भी काम होते हैं उसमें टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, रॉ मटेरियल पे टैक्सेस इंक्रीज कर देती है, या फिर एक्सपेंडिचर टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है, तो वो क्या करेगी कि प्रोड्यूसर्स को या इंडस्ट्रियलिस्ट्स को डीमोटिवेट कर देगी कि यार तुम इतने टैक्स लगा रहे हो तो हम ज़्यादा प्रोड्यूस करके ज़्यादा टैक्स ही पे कर रहे हैं। तो इसलिए वो प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो जब प्रोडक्शन कम हो जाती है तो सप्लाई मार्केट में कम हो जाती है और डिमांड तो उतनी है, तो इसलिए भी इन्फ्लेशन इंक्रीज कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट को हमेशा ही टैक्सेशन में, या और भी कुछ आप सेक्टर्स ले सकते हैं और भी कुछ एरियाज ले सकते हैं, वहाँ पे हमेशा लिबरल पॉलिसी ही फॉलो करनी चाहिए। देन वी हैव इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखिए इसमें इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या क्या है। सबसे पहला हमारे पास केस आ गया इफेक्ट ऑन अ डेटर एंड देन इफेक्ट ऑन अ क्रेडिटर। इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक डेटर होता कौन है, जो कि उधार लेता है, और एक क्रेडिटर कौन होता है, जो कि उधार देता है। ठीक है, इसे समझिए, जिसने लिया जिसने दिया। अब मान लीजिए मैंने आपसे 100 रुपये का उधार लिया और मैं भाग गया और मैंने आपको कहा कि मैं भाग रहा हूँ लेकिन मैं 1 महीने बाद दे दूंगा, ठीक है। और आपने कहा ठीक है दोस्त, लेकिन 1 महीने बाद वापस आ ज़रूर जाना और आप इसी उम्मीद में कि मेरे करण अर्जुन आएंगे आएंगे, उन्होंने कहा था 100 रुपये लेके गए हैं, हम आएंगे। तो आप इंतज़ार में बैठे हैं। अब देखिए आजकल, अब इसमें आपको अफेक्ट कैसे हुआ। अब मेरे पास जो 100 रुपये हैं, ठीक है, और आपको किस तरह से अफेक्ट हुआ। आजकल 100 रुपये का अगर आप 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकते हैं,
ठीक है, और 1 महीने बाद अगर पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज कर गए तो अब आप एक 100 रुपये में, मैंने आपको 100 रुपये तो वापस कर दिए, लेकिन 100 रुपये में आप 1 लीटर पेट्रोल तो नहीं डलवा सकते, अब उससे कम ही डलवा पाएंगे। तो आप कहेंगे यार इससे तो ठीक मैंने पहले ही 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल लेके अपने घर में स्टॉक कर लिया होता। तो इस तरह से क्रेडिटर को हमेशा इन्फ्लेशन का लॉस ही होता है। तो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर क्या है कि लॉस। चलिए इसे मैं रेड पेन से लिख देता हूं, लॉस। अब एक डेटर को किस तरह से फायदा होता है, देखिए मुझे ये किसी तरह से पता चल गया कि अब मार्केट में इन्फ्लेशन आने वाली है, हर चीज़ के प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे, और मेरा क्रेडिटर इतना समझदार बंदा है नहीं, लेकिन मैं तो 1.5 चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि 100 रुपये उधार ले लूँगा और अभी 10 kg पर किलो पे, मतलब 10 रुपये पर kg पे मैं 10 kg वीट खरीद लूँगा, और बाद में वीट के प्राइसेस इंक्रीज कर गए। तो मैंने क्या किया कि जो पहले वीट महंगी होने वाली थी उसे अभी लोन लेके किसी तरह खरीद लिया। तो प्राइवेट कंपनीज ये करती हैं, वो अपने रॉ मटेरियल को लोन लेके पहले ही खरीद लेती हैं, इससे पहले कि इन्फ्लेशन हिट कर जाए। तो इस तरह से एक डेटर को हमेशा इसका प्रॉफिट होता है। अगर ये बात आपको अभी भी समझ नहीं आई तो आप अपने प्रोफेसर को पकड़े और उन्हें बताएं कि सर एक डेटर और एक क्रेडिटर को किस तरह से फ़ायदा या नुकसान होता है, और इसमें आप केस ले लीजिए एक लोन का, कि एक लोन पे इन्फ्लेशन किस तरह से अफेक्ट करती है, फिर वो आपको 10-20 मिनट की एक एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं इस पर। देन वी हैव अनदर केस दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है, हमारा इंपोर्ट पे कुछ खर्चा होता है और हमारा एक्सपोर्ट से कुछ फायदा होता है, उसके बीच जो बैलेंस है उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इन्फ्लेशन किस तरह से आपको अफेक्ट करेगी, देखिए जब भी आपकी इकोनॉमी में या आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन आ गई है, मतलब सारे रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस इंक्रीज कर गए हैं, तो अब इंपोर्टर्स क्या करेंगे, मतलब बाहर से वो क्या करेंगे कि अब वो आपकी कंट्री को प्रेफर नहीं करेंगे, वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे। लेट अस से कि वो रशिया में चले जाएंगे और रशिया से रॉ मटेरियल लेना शुरू कर देंगे। तो हुआ क्या कि आपके एक्सपोर्ट्स घट गए, साथ ही साथ क्योंकि आपके भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, जो आपकी कंट्री में भी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, मान लीजिए पहले वो पंजाब से ही रॉ मटेरियल ले रहे थे या यूपी से ही रॉ मटेरियल ले रहे थे, अब उन्हें लग रहा है कि यार हमें भी अपनी कंट्री में महंगा पड़ रहा है, तो इससे ठीक हम इंपोर्ट ही कर लेते हैं। तो आपके इंपोर्ट्स भी इंक्रीज कर गए। तो एक तरफ तो आपके एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो गए, दूसरी तरफ आपके इंपोर्ट भी इंक्रीज कर गए, तो इन्फ्लेशन ने उड़ा दी आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट की धज्जियां। तो इन्फ्लेशन का, एक इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का तो लॉस ही है। देन वी हैव द केस ऑफ पब्लिक डेट। अब पब्लिक डेट क्या होता है, देखिए गवर्नमेंट मान लीजिए कि कोई एक सड़क बना रही थी, कोई एक पर्टिकुलर हाईवे बना रही थी, और उन्होंने देखा कि ये सड़क मैं 10 करोड़ में तो बना ही लूँगा, और उसके बाद इस पर एक टोल टाज़ा कहते हैं कि प्लाजा कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो लगा के ये सारे पैसे रिकवर कर ही लूँगा। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट में इन्फ्लेशन आ गई और सारे रॉ मटेरियल एंड एट द सेम टाइम लेबरर के भी वेजेस, मतलब चार्जेस इंक्रीज हो गए। तो हुआ क्या, ये जो उनका 10 करोड़ का प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने ही वाला था, मान लीजिए कि आधा हो गया था, लेकिन अब क्योंकि रॉ मटेरियल का प्राइस तो इंक्रीज कर गया है, इसलिए उनका ये जो पब्लिक डेट उन्होंने ले लिया था कि डेट ले लेते हैं और उसके बाद इसे रिकवर कर देंगे, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट 10 करोड़ से लेके इसकी कॉस्ट अब 12 करोड़ तक भी जा सकती है। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस होते हैं, मैंने भी ऐसे काफ़ी केसेस देखे हैं कि एक ब्रिज बन रहा था, लेकिन क्या हुआ कि उस ब्रिज की कंप्लीशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए 1 ही साल में या 2 साल में, और उस ब्रिज को बनने के लिए 3 साल लगने थे, सेकेंड ईयर में इन्फ्लेशन आ गई, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज कर गए, और कॉन्ट्रैक्टर ने एक सेट बजट पे ही वो ठेका लिया था, और क्योंकि वो अब उसकी कॉस्ट तो इंक्रीज कर गई, उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई साहब नहीं, अब ये मुझसे कॉस्ट बेयर नहीं हो रही। तो पब्लिक डेट पे इसका लॉस है। पब्लिक डेट पे इसका लॉस क्यों है, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज कर गई, तो यहाँ पे भी इसका लॉस ही है। आप इसका एग्जांपल एक रोड के थ्रू भी दे सकते हैं कि वहाँ पे कंप्लीशन के अंडर ही था प्रोजेक्ट, या फिर आप एक ब्रिज का एग्जांपल भी ले सकते हैं। अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगेन लॉस है, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स
सिर्फ इसलिए चेंज हो जाती हैं क्योंकि भाई साहब मार्केट में बहुत महंगाई है, आप कर क्या रहे हैं। देन वी हैव मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए जंगल में आग लगी है तो बुझाएंगे ना, फायर एक्सटिंग्विशर तो लाना पड़ेगा कि ऐसे जल नहीं देंगे। तो व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? तो हमारे पास दो बेसिक तरह की मेजर्स होते हैं, एक होता है फिस्कल मेजर एंड देन वी हैव मॉनेटरी मेजर। फिस्कल मेजर क्या होता है? देखिए हमारे पास दो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, एक तो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड देन वी हैव अ सेंट्रल बैंक इन एन इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है? आरबीआई, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ही है। सेंट्रल बैंक कहाँ पे है? मुंबई में। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कहाँ पे है? गोवा में। भाई साहब दिल्ली में है। तो फिस्कल मेजर्स, जब एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कुछ मेजर्स लेती है उसे कहते हैं फिस्कल मेजर्स। वो लेती है फिस्कल पॉलिसी के थ्रू भी ले सकती है। एंड देन वी हैव अ सेंट्रल बैंक टेकिंग मेजर्स थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, उन्हें हम कहते हैं मॉनेटरी मेजर्स। चलिए अब इन्हें देखते हैं। तो फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? गवर्नमेंट अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिक्रीज कर देगी। अब देखिए इस गांव में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लोगों को बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जा रही है, लोगों के पास पैसा आए जा रहा है, आए जा रहा है। दूध का रेट इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। सब्जी का रेट इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब आप ये देखिए टिंगू मिंगू पप्पू चप्पू के पास तो एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन मिस्टर, अब इनका नाम क्या ले, निंजा हथौड़ी के पास तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। सुनियो के पास तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, नोबिता के पास तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो ये तो उस इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन को अफोर्ड नहीं ना कर पा रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अब अपने एक्सपेंडिचर को कम करना शुरू कर देती है। देन वी हैव अ सेकेंड मेजर दैट इज इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे वही मैंने पहले लिया था कि इनकम टैक्स में जो 20,000 का फ़ायदा हुआ था, क्योंकि पहले आपको सिर्फ 30,000 ही पहले आप 30,000 पे कर रहे थे टैक्स, और अब आपको सिर्फ 10,000 पे करना है, तो आपके हाथ में 20,000 आ गए, और अब आपने 20,000 से इकोनॉमी में आग लगा दी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि अब अपने टैक्सेस को फिर से इंक्रीज करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से लोगों पे एक बजट कंस्ट्रेंट आएगा। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ कमोडिटीज़ के प्राइसेस भी इसीलिए इंक्रीज कर देती है ताकि लोगों के पास एक बजट कंस्ट्रेंट आए। बजट कंस्ट्रेंट आने से और बाकी कमोडिटीज़ पे प्राइसेस रिड्यूस होते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया, अच्छा मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम शायद आपने ना सुना हो, बट अगर आप अपने पेरेंट्स के सामने ये नाम लेंगे तो उन्होंने ज़रूर सुना होगा। बिकॉज मोंटेक सिंह अहलूवालिया एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कि इंडिया का फ्यूचर बनाया है। लाइक ही हैज़ बिन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया। मैं उनकी बुक पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह उन्होंने ये मेंशन किया था कि वो ये चाहते थे कि वो पेट्रोल के प्राइसेस को इंक्रीज कर दें। उससे होगा क्या कि यहाँ पे जब लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा तो लोगों के पास एक बजट कंस्ट्रेंट आएगा। उसकी वजह से वो सब्जियों में जो इन्फ्लेशन आई हुई थी, पल्सेस में या इधर उधर इन्फ्लेशन आई थी, वो कंट्रोल हो जानी थी। ऑल दो उन्होंने ऐसा किया नहीं, बट इसके पीछे रैशनल यही था कि अगर मैं पेट्रोल के प्राइसेस इंक्रीज कर देता हूँ तो लोगों को यहाँ पे खर्चा होना शुरू हो जाएगा, तो वो वहाँ पे डिमांड कम कर देंगे। आपकी बुक में और भी कई मेजर्स दिए होंगे, वो मुझे इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, क्योंकि मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन डेज की बुक खोल के देखी तो उसमें मुझे बाकी के मेजर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं लगे, इसलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये दो ही सिर्फ टच किए हैं। देन वी हैव लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखिए इंडिया में 2013 टू 16 के अराउंड इंडिया के आरबीआई के गवर्नर रहे प्रोफेसर राजन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर हैं। उन्हें इंडिया में सिर्फ इसीलिए आरबीआई का गवर्नर बनाया गया था क्योंकि उस टाइम इंडिया एक तो करेंसी बहुत वीकन कर गई थी, प्लस एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन डबल डिजिट चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2-3 साल तक उन्होंने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। तो देखिए अब मॉनेटरी मेजर्स क्या होते हैं, मतलब उन्होंने मॉनेटरी मेजर्स लिए। यहां पे हम करेंगे क्रेडिट कंट्रोल, और क्रेडिट कंट्रोल करने के तरीके क्या होते हैं। देखिए बैंक रेट को इंक्रीज कर दीजिए, जैसे मैंने कहा बैंक रेट को इंक्रीज कर दीजिए।
तो उससे होगा क्या, लोन अब आप इजीली नहीं ले सकते, लोन इजीली नहीं ले सकते तो आपके पास पैसा कम आने लगा, तो रियल एस्टेट में, ऑटोमोबाइल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी डिमांड कम हो जाएगी। देन वी हैव CRR विच इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है, किसी भी बैंक के पास मान लीजिए अगर 100 रुपये हैं तो उसमें से 30 रुपीज़ उसे हमेशा अपने पास ही रखने पड़ेंगे और 70 रुपीज़ को वो लेंड कर देगा, मतलब इकोनॉमी में उतार देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो मार्केट में पैसा कम करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, इस रेशो को सिंपली चेंज कर देंगे, आप इस रेशो को इंक्रीज कर देंगे, तो वो रेशो हो जाएगी 60:40, मतलब अब आपको अपने रिजर्व्स में 40 रुपीज़ रखने पड़ेंगे। देन वी हैव सेल सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये है पप्पू, ये है चप्पू, ये है टिंगू, ये है मिंगू, सबके पास 100 रुपये हैं। मैं सबके पास गया और मैंने कहा चॉकलेट कौन कौन लेगा, सबने कहा मैं लूँगा मैं लूँगा मैं लूँगा। तो मैंने उन्हें 50 रुपीज़ की चॉकलेट इसे बेची, 50 की इसे बेची, 50 की इसे बेची, 50 की इसे बेची, तो इनके पास बचे कितने, 50 50 50 50, इनके पास पैसे कम हो गए। तो एक तरह, और वो पैसे किसके पास आ गए, मेरे पास आ गए। तो ये जो चॉकलेट बेच के मैंने इनसे 50-50 ले लिए, इसी तरह एक सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच के इकोनॉमी में जो पैसा था वो अपने पास खींच लेता है। देन जब उसे फिर से इंजेक्ट करनी होती है, देन ही सिंपली डज द वाइस वर्सा ऑफ इट। देन वी हैव द फोर्थ वे विच इज़ कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मान लीजिए, ये एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको इसे इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, लेकिन इसकी और भी अच्छी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं जो कि आप अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं। देखिए सिंपली अगर आपको 10,000 का लोन लेना है तो आपको उसके लिए 12,000 वर्थ कोलेट्रल देना पड़ेगा, जिसमें मार्जिन कितनी हुई, 2,000 की। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमी में पैसा कम हो जाए तो इसलिए वो क्या करेगी, वो इस मार्जिन को इंक्रीज करेगी, वो करेगी अब 2,000 नहीं, अब मार्जिन 4,000 की है। तो अब आपको 10,000 वर्थ लोन लेने के लिए 14,000 वर्थ कोलेट्रल रखना पड़ेगा। ये इसकी एक बिल्कुल अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए एक अच्छी एक्सप्लेनेशन है। आप अपने प्रोफेसर से इसकी और भी अच्छी 2-3-10 मिनट की एक्सप्लेनेशंस मांग सकते हैं। बट आई होप आपको ये अंडरस्टैंड तो हुआ होगा कि मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या चीज़ होती है और उसे इंक्रीज या उसे डिक्रीज करना क्या होता है। वेल, इसी के साथ ये बहुत लंबा टॉपिक ख़त्म हो गया। मिलते हैं फिर किसी और सुहावने दिन, जिस दिन आपका टेस्ट है और टेस्ट से पिछले दिन आप मेरी वीडियो देखने आ जाएं। ओके ओके।